बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स, जिसमें अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम व तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाते हैं। आज का लेक्चर एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत बात के साथ, जो मैंने कहीं पढ़ा, सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं आपसे वो बात शेयर करने लगा हूँ। इंसान को सबसे ज़्यादा ख़तरा बीमारी से होता है कि जैसे ही वो बीमार होता है उसकी सेहत ख़राब होती है और उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है या फिर उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने जिनसे सुना या जहाँ लिखा हुआ था वहाँ मैंने पढ़ा, तो एक कोई दोस्त कहीं गए अबू ज़ैबी दुबई की तरफ, तो वहाँ पे फार्म, ऊँटों के फार्म जहाँ ऊँट पाले जाते हैं, तो वो दोस्त बताते हैं कि वहाँ पे जो उनकी निगरानी करने वाला इंसान था, शख्स था, वो ऐसा लगे कि वो अरबी नहीं है, वो पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी में बलोच, उसका हुलिया हमें बता रहा था कि ये पाकिस्तानी को बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। तो उस शख्स को जिसने वहाँ पे गया किसी सर्वे के सिलसिले में, तो उसे वो बंदा मिला जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। उसने वहाँ से पानी पीने की कोशिश की, पानी मांगा, पानी मिला, उर्दू में बात हुई, उसे पता चला कि ये वाकई बलूचिस्तान का बंदा है। जब वहाँ पे बात चलते चलते उससे पूछा गया कि आपकी एज क्या है, तो उस शख्स ने, जो निगरानी कर रहा था ऊँटों के फार्म की, उस शख्स की एज थी 95 ईयर। क्या इज़ इट पॉसिबल कि 95 ईयर ओल्ड, 95 ईयर ओल्ड, और वो ऊँटों के फार्म की निगरानी कर रहा हो। उससे जब उसकी उम्र और उसकी सेहत का राज पूछा गया, तो मैं सारे वाइंड अप करते हुए पूरी बात को यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस शख्स ने कहा कि कभी बीमार ना पड़ो, कभी बीमार ना हो, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी एज भी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो यहाँ से शख्स गया था, वो कहने लगा कि बीमार ना होना ये हमारे हाथ में तो नहीं है। तो वो मुस्करा के बुज़ुर्ग बोले कि बिल्कुल हमारे हाथ में है। वो कैसे? उनका एक ये जो लाइन है, ये अगर हम सीख लें, समझ लें, तो हमारे लिए सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि पानी का कतरा और एक राई के दाने जितना कोई चीज़, पानी के कतरे से लेके एक राई के दाने जितने से कोई चीज़ आपकी ज़बान, आपके मुंह में वो तब तक ना जाए जब तक बिस्मिल्लाह ना पढ़ लें। वो जो बुज़ुर्ग थे जिनकी उम्र 95 ईयर, और वो बिल्कुल सही सलामत, और वो निगरानी कर रहे थे, जो बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने ये एक लाइन में अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ हमें दे दिया कि पानी के कतरे से लेके राई के दाने तक आपके हलक से कोई चीज़ नीचे ना उतरे कि पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो। जब इंसान पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उसके बाद जो कुछ खाएगा, पिएगा और उसके जिस्म में जाएगा, तो उसके सारे फ़ायदे ही फ़ायदे उसको मिलेंगे।
उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो बीमार नहीं होगा। तो ऐसा करने से इंसान हज़ारों लाखों बीमारियों से बच जाता है। आप भी खाने पीने उठने बैठने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। इससे पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें, और उसकी तफसील मैंने उस लेक्चर में बता भी दी थी, और फिर आगे आने वाले वक्त में किसी भी वक्त बता दूंगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं इस बात से कि अगर हम अपना लेक्चर भी शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें। आप पढ़ना शुरू करें, आप लिखना शुरू करें, आप उठते हैं तो बिस्मिल्लाह करके पढ़ें, आप बैठे तो बिस्मिल्लाह, आपका निवाला मुंह की तरफ जा रहा हो तो बिस्मिल्लाह के साथ चलें। बहुत शुक्रिया। अब हम बात करते हैं, आज हमारी क्लास है सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में हम चैप्टर 10 कर रहे हैं, और चैप्टर 10 में भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 तक हम आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 अगर बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ साथ आप बच्चों के पास टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 23, और 23 पे क्वेश्चन नंबर है 13 का A, B और C 3 पार्ट हैं। एक पार्ट जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको गौर से देखेंगे, समझेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी किताब से भी देखें। यहाँ पे मैंने अपने लिए लिखा है कि यहाँ से मैं साथ साथ चीज़ें देख देख के सॉल्व करवा दूँगा, और अगर आपके पास बुक है तो बुक में लाजमी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं पेज नंबर 23 पर। अज्यूमिंग डेट, हम अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ मार्क्स जो स्कोर्ड हैं ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि हमारे जो तालिबे इल्म हैं उनके कुछ नंबर ऑफ मार्क्स हैं जो हमें मिले, उनको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये सिंपल सी स्टोरी दी जाती है। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो वेरिएबल है उसके बारे में बताया जाता है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तकरीबन हर सवाल में एक सिंपल सी स्टोरी है। सवाल क्या है? फाइंड। असल सवाल ये है, फाइंड नंबर 1 मीन मालूम करें, एंड नंबर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें। दो चीज़ें मालूम करें। इफ़ अगर क्या हो, द नंबर ऑफ द फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी कि जिनकी फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन मीन आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 60% और मोर मार्क्स, जिनके 60% और 60% से ज़्यादा नंबर हैं वो फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट्स हैं। और हमारी क्लास में फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट कितने हैं? फर्स्ट क्लास स्टूडेंट इज़ 25 हमारी ये क्लास है। उसमें हमने इम्तिहान लिया, इम्तिहान लेने के बाद हमने उनके इम्तिहान के पेपरों को चेक करने के बाद हमने वो एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट में हमें पता चला कि 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट डिवीजन है। और फर्स्ट डिवीजन कहाँ से शुरू होती है? मोर देन 60% और 60% से मोर देन, ये है। इसके बाद एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। अब हमारी क्लास में कुछ बच्चे फेल भी हुए होंगे, यानी फेल कौन हुए होंगे? जिनके लेस देन 30% से कम नंबर हैं वो बच्चे फेल हो गए। अब ये क्या सेंटेंस बना? द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इज 90। इसका मतलब हमारी क्लास में 90 स्टूडेंट फेल हो गए, और 25 स्टूडेंट जो हैं वो पास भी हुए हैं और उनकी फर्स्ट डिवीजन भी है। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। एंड और क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग द एग्जामिनेशन इज 450। 450 स्टूडेंट थे और 450 स्टूडेंट्स ने इम्तिहान दिया। उनमें से 25 ऐसे स्टूडेंट थे, ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स मोर देन 60% या 60% से ज़्यादा थे। इट्स मीन फर्स्ट डिवीजन। इसी तरह 90 स्टूडेंट ऐसे थे 450 में से जो फेल हो गए। ठीक है जी। और फाइंड क्या करना है ये तो हमें याद ही नहीं। याद है सब बच्चों को? ठीक है। फाइंड
मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। अब हम इस क्वेश्चन को डायग्राम में ले आते हैं। डायग्राम की बात करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स एक्सिस -∞ टू +∞। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम, दरमियान में मीन होता है, यहाँ गिवन नहीं है, म्यू लिख देंगे। यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞। ठीक होगी बात। अब आप गौर से देखें कि यहाँ पे दो बातें बताई गई थी। पहली बात क्या है, 60% और मोर ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 100 में से 60 हों या 60 से ज़्यादा, मोर देन। जब लफ्ज़ मोर देन आएगा तो आप -∞ से शुरू करेंगे या +∞ से। ये हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि जब मोर देन आता है तो हम +∞ से ऑनवर्ड शुरू करते हैं और लेस देन आएगा तो हम -∞ से। तो लफ्ज़ मोर देन होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से हम उस तरफ तो जा नहीं सकते, हम इस तरफ ही आएंगे। और कितने % आना है ये नहीं पता। यहाँ से हम सपोज करते हैं कि ऐसे चले और यहाँ तक आ गए। ठीक है जी। यहाँ पर है 60%, ओह नहीं, यहाँ पे है 60 मार्क्स और कितने स्टूडेंट, 25, और ओवर टोटल स्टूडेंट वो है 450। ठीक है जी। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है। यहाँ पे मोर देन 60% या मोर देन 60 मार्क्स, 60 मार्क्स से ज़्यादा कितने स्टूडेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो टोटल क्लास हमारे पास कितनी है, 450 की। 450 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 60 या 60 से आगे आए। तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी जब बनाई तो क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइडिंग बाय टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, 25, और टोटल आउटकम 450। जब हमने इसको डिवाइड किया 25 ओवर 450 तो वो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.055। कैलकुलेटर से चेक कर लें, 0.055। क्योंकि आपसे पहले ये लेक्चर्स अच्छे तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके बावजूद भी क्योंकि इंसान जो होता है वो एरर्स तो उसमें मौजूद होता है, तो इसके बावजूद भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक किया करें और अगर कहीं डिस्टर्बेंस हो तो उसको आप सही कर लिया करें। 0.055 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है किसकी, मोर देन 60 मार्क्स आने की। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है लेस देन 30%। लेस देन 30%, टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिनके लेस देन 30% है, 90 स्टूडेंट्स हैं। जब लेस देन की बात करता है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब वहाँ पे तो थे 25, हमने थोड़ा सा एरिया किया, यहाँ पे ज़रा 90 स्टूडेंट हैं, थोड़ा एरिया हम ज़्यादा कर देते हैं। ये लें जी, ये हमारे पास वो बच्चे हैं जिनके 30 नंबर या 30 से कम में, 30% से कम है, वो ये बच्चे हैं, उनका एरिया ये है। और ये इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जनाब, यहाँ पे उसने बताया 90 स्टूडेंट्स हैं, उसको डिवाइड करेंगे 450 पे, तो ये हमारे पास 0.2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.2 आ गई। अच्छा जी, जब ये दोनों की वैल्यूज़ हमने कोशिश की है कि हम किसी तरह सीख लें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो जब ये समझ आ जाए तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमेशा 0 होता है। जब ये चीज़ें आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, नंबर 1 कंडीशन क्या है आपके पास, नंबर 1 कंडीशन है, अगर हम इस तरफ -∞ की बात करें तो वो ये है, प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 30 से कम की प्रोबेबिलिटी 90 ओवर 450। यहाँ पे भी हम 90 ओवर
450 इज इक्वल टू 0.2। इसी तरह हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बात करते हैं, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट की बात करते हैं, तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 60 इज इक्वल टू 25/450 इज इक्वल टू 0.055। पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, फिर उस क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन थी उसको हमने डायग्राम में शो किया। हमने डायग्राम से सीखने की कोशिश की कि लेस देन माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, प्लस से मोर देन या ग्रेटर देन शुरू होता है, उसका एरिया बनाया। वो सारा प्रोसीजर करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। अब जब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा तो प्रोबेबिलिटी में x मौजूद है, x को क्या करेंगे हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में चेंज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम भला, प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा और ब्रैकेट और इज इक्वल टू 0.2। जब हम ये देखते हैं 0.2 आ गया, ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया, तो इसको तो हम z लिखते हैं, हम इसे z लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी z लेस देन 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.2। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में जब z आ जाए यानी स्टैंडर्ड वेरिएबल आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जनाब करेंगे क्या, थ्योरम को फॉलो करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू, जब यहाँ लेस देन हो तो फाई ऑफ a होता है। फाई ऑफ a का क्या मतलब है, हम यहाँ पे थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। फाई ऑफ 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.2। ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स इंटू 0.20। जब फाई इनवर्स होता है तो हम जाते हैं कहाँ, बुक, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 295 टेबल नंबर 10, इनवर्स वाला फाई इनवर्स पी लिखा होगा, पेज नंबर 295 अब तक आप खोल चुके होंगे। उसमें आपने 0.20 को देखना है, ज़रा देखें क्या वैल्यू आती है। 0.20 जब आपने लेस देन 30 और 0.20 देखें, लेस देन 30 है और 0.02 को देखने से आपके पास जवाब आ जाएगा -0 पॉइंट, अब तक देख चुके होंगे, -0.8416। यहाँ पर क्या जवाब आया, -0.8416। यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर है जनाब 295, ये पहुँच गए हम 295 पर। 295 पे प्रोबेबिलिटी देखनी है 0.20, 0.20 यहाँ पे और माइनस पहले पेज पर ही मिल जाएगी आपको -0.8416। बिल्कुल ठीक है जनाब, मुझे डाउट हुआ था इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। अब ये सिग्मा क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई और म्यू उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। देन फाइनली 30 इज इक्वल टू म्यू, ये दो स्टेप्स हैं आपने खुद करने हैं, म्यू माइनस 0.8416 और ये सिग्मा, और ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है जी। अब हम यहाँ से इसको भी स्टैंडर्डाइज्ड बनाते हैं। इसको स्टैंडर्डाइज्ड कैसे बनाएंगे, उसी तरह, पता नहीं किस तरह, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यानी माइनस म्यू और सिग्मा करने से इज इक्वल टू 0.055। ये किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल। तो लिखेंगे z इज ग्रेटर देन 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा
इज इक्वल टू 0.055। अब जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में क्या हो, z आ जाए, तो हम क्या करते हैं, थ्योरम को फॉलो करते हैं। और थ्योरम क्या कहता है हमें, थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन a, इट्स इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। अब आप देखें, जरा गौर करें, यहां पे लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ इज इक्वल टू 0.055। उम्मीद करता हूं बच्चों को ये समझ आ चुका होगा कि ये जो मैंने खाली जगह रखी है, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे तो a की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन a। ग्रेटर देन के आगे जो रकम लिखी होती है वो a होता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन, और ये पूरी रकम a है। हम लिखेंगे 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बताता हूँ कि शायद किसी लेक्चर में कोई बच्चा ऐसा हो जिसे ये पहले बातें ना समझ आई हों, वो इस लेक्चर में वो समझ जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सारी बातें हर क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। अब क्या होगा, 0.5 को इस तरफ लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। हम लिखते हैं 1 माइनस 0.055 इज इक्वल टू फाई ऑफ 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब क्या है, 1 माइनस 0.05, 1 में से जब आप 0.05 को माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0.945। 0.945 इज इक्वल टू फाई ऑफ 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्योंकि म्यू और सिग्मा की वैल्यू चाहिए, हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो इस फाई को इस तरफ लाके इन्वर्स कर दें। जब ये फाई इस तरफ आएगा तो ये तो हो जाएगा इन्वर्स, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, 0.945 और इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या बचा हुआ है, 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू टेबल से आएगी, और टेबल कहाँ पर है, टेबल नंबर 10 है। टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295। अब तक सब बच्चों को याद हो चुका होगा कि कौन सा टेबल किस पेज पर है। वहाँ पे हम देखेंगे 0.94 को, क्या देखेंगे, 0.94 को फिर 5 कॉलम में देखेंगे। तो 0.94 पहले पेज पे नहीं है, दूसरे पेज पे भी नहीं है, तीसरे पेज पर है टेबल नंबर 10। 0.94 ये नीचे से जो लास्ट ब्लॉक है उसके ऊपर सेकंड लास्ट ब्लॉक की लास्ट रो में 0.94 है। पहला कॉलम 0 का होता है, दूसरा कॉलम 1 का, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ पे ये वैल्यू है 1.5893, 1.5893। देख लिया आप सब बच्चों ने, 1.59 क्या वैल्यू है, 1.598, 1.5982। अब इसके बाद ये सिग्मा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखेंगे 60 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.5982 और साथ सिग्मा। अब ये माइनस म्यू है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 60 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.5982 सिग्मा, और ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। जब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशंस आ जाएंगी, तो अब आप क्या करेंगे, उन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। जब उन दोनों को आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम दोबारा लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, और इसी को हम सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है,
अगर मैं ये सारा रेस कर दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इक्वेशन 1 क्या है? जी, इक्वेशन 1 है आपके पास 30 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 सिग्मा। इट इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? 60 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.5982 सिग्मा, और ये इक्वेशन 2 है। मैं दोबारा आप लोगों को ये बात बता दूं कि हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत एहतियात के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। कोई कैलकुलेशन में वैल्यू डिस्टर्ब हो, कोई बड़ी छोटी या कोई प्लस माइनस में कोई गलती हो जाए, तो आप उससे आगे जब खुद सॉल्व कर रहे हों तो वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। हमारी भरपूर कोशिश है कि यहाँ पे कोई गलती ना हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 में पॉजिटिव वैल्यू 60 और ये 30, और ये दोनों सेम, म्यू के कोफिशिएंट सेम हैं और इनके साइन भी सेम हैं। जब कोफिशिएंट और साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, और जब साइन ऑपोजिट हो तो ऐड करते हैं। इस प्रोसीजर का नाम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है। इक्वेशन 2 पहले लिखते हैं। 60 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.5982 सिग्मा, और इक्वेशन 1 लिखते हैं 30 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 सिग्मा, और यहाँ पे इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। 60 में से 30 माइनस किए, उम्मीद है सब बच्चों को मालूम होगा कि 30 ही रह जाएगा। इसके बाद इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। हम यहाँ सिग्मा लिखते हैं 6 7 8, 8 और 1 9, 9 10 और 3 13, 13 का 1 कैरी, यहाँ पे ये 9 और 1 8, 8 और 1 कितना होगा? 9, और यहाँ पे 9 के बाद 10 और 4 14, और 1 फिर कैरी हो जाएगा। 2.4398 सिग्मा, 2.4398 सिग्मा आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? सिग्मा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। कैसे? हम लिखेंगे 30 ओवर 2.4398 इज इक्वल टू सिग्मा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है? इसे डिवाइड, कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड करेंगे। 30 ओवर 2.4398 इज इक्वल टू 12.3, हमारे पास 12.3। अब क्या करेंगे हम? पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 12.3 इन इक्वेशन। आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, जहाँ मर्जी पुट कर लें। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, हम लिखते हैं 30 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 एंड सिग्मा 12.3। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 इज इक्वल टू म्यू माइनस 12.3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इक्वेशन 2 में। मेरे पास इक्वेशन 2 में सॉल्व है तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 60, और यहाँ प्लस है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 1.5982। जो मेरे पास सॉल्व है वो मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया हुआ है। आप चाहे तो इक्वेशन 1 में या 2 में, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। 1.5982 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.3 के साथ तो आंसर आ जाएगा 19.65।
19.65786। अब ये वैल्यू इस तरफ आके प्लस हो जाएगी। 60 माइनस 19.65786 इज इक्वल टू म्यू, और म्यू इज इक्वल टू, जब यहाँ पे आके इसमें से माइनस करेंगे, 60 से जब माइनस करेंगे 19 पॉइंट समथिंग 65786, तो फाइनली आंसर आएगा 40.34, 40.34, और ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप 13 का बी पार्ट देखें गौर से, क्वेश्चन नंबर 13 ज़रा देखेंगे अपनी बुक में, तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है अ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई मार्केटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, ग्रेड्स देती है एप्पल्स इनटू 3 साइज। हमारे पास जो मार्केटिंग करने वाली कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एप्पल्स जो हैं उनकी 3 साइजेस मौजूद हैं। जी जनाब, मैंने क्या कहा आप बच्चों से कि क्वेश्चन 13 का बी पार्ट, और उसे आपने कहाँ पे देखना है, पेज नंबर 23, चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भूल ना गए हों। उसमें लिखा हुआ है अ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेड्स एप्पल्स इनटू 3 साइजेस, यानी कि 3 साइजेस में उनके पास एप्पल्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 स्मॉल साइज। स्मॉल साइज कौन सा है? जिसका डायामीटर है लेस देन 60 mm, जिसका डायामीटर लेस देन 60 mm। सवाल क्योंकि अब ये थोड़ा सा काफ़ी लेंथी है तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, साथ साथ समझा के जो टू द पॉइंट बात है वो बोर्ड पे लिखूंगा। एक तो है स्मॉल साइज, क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज क्या है? लेस देन 60 mm, 60 mm, पहला साइज स्मॉल। दूसरा साइज क्या है? मीडियम। दूसरा साइज मीडियम। जी बुक पेज नंबर 23, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है डायमीटर बिटवीन 60 एंड 80। इसका मतलब है बिटवीन 60 एंड 80, इट इज मीडियम। और तीसरा साइज क्या है? लार्ज। उसमें डायमीटर कितना है? मोर देन 80। मोर देन 80। ठीक है जी, ये आपको एक सिंपल सी स्टोरी दी हुई है कि मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एप्पल के साइज़ हैं वो 3 हैं। स्मॉल जो है लेस देन 60 है, बिटवीन 60 और 80 है, और लार्ज जो है वो है ग्रेटर देन या मोर देन 80 mm डायमीटर। अ सर्टेन ग्रो फाइंड, क्या हुआ? 61% ऑफ हिज क्रॉप्स फॉल इनटू द स्मॉल कैटेगरी। स्मॉल कैटेगरी में 61% लाई करते हैं। यहाँ पे कितने परसेंट? 61%। 61% of his crops falls into the small category and 14% into the large category. लार्ज कैटेगरी में कितने परसेंट हैं? लार्ज कैटेगरी में 14% लार्ज कैटेगरी। तो इन दोनों का टोटल करके 1 में से माइनस करें तो वो हमारे पास बिटवीन की प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। आगे फिर वही स्टोरी, assuming that the distribution of
the diameter x of the apple is described by a normal distribution या normal probability density function, calculate the standard deviation and mean। सवाल स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन यानी पैरामीटर्स ही मालूम करने हैं। इसका मतलब है कि उसने सवाल पूछ लिया म्यू की कीमत बताओ और सिग्मा की कीमत बताओ। अभी तक हमने 4-5 सवाल जो हम आज एक क्वेश्चन किया और इससे पहले हमने 3-4 सवाल किए क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, 9, 10, 11, 12 4 सवालों में हमने पैरामीटर्स ही मालूम किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि करना क्या है। मैं आपको कुछ सेंटेंस बना के दूंगा, कुछ तरीकाकार बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसने बता दिया कि ये जो एप्पल में वेरिएबल x है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिहाजा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बनाते हुए दरमियान में मीन होता है, मीन की कोई वैल्यू नहीं है, हम मीन ही लिख लेते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे z एक्सिस बनाएंगे, इसका मीन ऑलवेज 0 होता है, इसकी लिमिट ऑलवेज -∞ टू +∞ है। अच्छा जी, कितने परसेंट स्मॉल है ज़रा गौर करें। आप अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और उसमें देखें स्मॉल कैटेगरी कितने परसेंट हैं। स्मॉल कैटेगरी शुरू कहाँ से करें, -∞ से करें या +∞ से। जब लफ्ज़ स्मॉल है, जब लफ्ज़ स्मॉल मतलब लेस देन की तरफ जा रहा है, तो शुरू कहाँ से करते होते हैं हम, -∞ से। हम शुरू करेंगे -∞ से एरिया को और कहाँ तक लेके जाएंगे, स्मॉल की जब बात होगी तो वो तो 61%, और 61% कहाँ पर है, हम देखते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ये शुरू किया, यहाँ से चलते रहे और जब यहाँ मिड आएगा तो वहाँ पे पहुँचते हुए हमारे पास जवाब आता है 50। हमने तो 61 जाना है, इसका मतलब -∞ से हम शुरू करते जाएं और चलते चलते 50 को क्रॉस कर जाएं और फिर यहाँ कहीं थोड़ा सा आगे जाके ये 61% आ गया। ये जो एरिया है 0.61 61%, और इससे पीछे एरिया यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, स्मॉल कैटेगरी जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल कैटेगरी में उसने कहा कि 60 तक स्मॉल कैटेगरी है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 60, यानी कि स्मॉल कैटेगरी का जो साइज है वो 60 mm है। डायमीटर ऑफ द एप्पल इज 60 mm, इसलिए हमने लिखा कि 60 mm और उससे पीछे सारा एरिया 61% है जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी बात हम करते हैं लार्ज, मोर देन 80। जब लफ्ज़ मोर देन है तो हमें पता है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे +∞ से, यहाँ से, और कितने परसेंट, ओनली 14%। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 40% है, तो 14% कहाँ पे होगा, वो तकरीबन यहीं पे कर लेते हैं हम। ये एरिया जो है वो हमारा 14% है, 0.14, और यहाँ पे लिखेंगे 80 और 80 से मोर देन जो वैल्यूज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.14 है। ये जो दो मैंने आपको डायग्राम में पॉइंट सिखाए, बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को सीखना इस क्वेश्चन में महारत है। अगर ये दोनों पॉइंट्स समझ आ जाएं तो फिर म्यू, सिग्मा या दुनिया की कोई भी चीज़ इस क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास पहली कंडीशन है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 60 इज इक्वल टू 0.61, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 80 से ग्रेटर एरिया 0.14। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 13 का ए पार्ट किया।
जैसे हमने 12 का ए और बी पार्ट किया, और इसी तरह ही हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाएंगे दोनों साइड्स पर। यहाँ पे इसको स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कैसे बनाएंगे? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.61। ये स्टैंडर्डाइज्ड बन गया। तो यहाँ पे तो z लिख देंगे, 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.61। जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो कहाँ जाते हैं हम थ्योरम के पास जाते हैं और थ्योरम से पूछते हैं कि आगे क्या करें। थ्योरम कहता है कि z इज लेस देन a हो तो इसका आंसर फाई ऑफ a। अब हम इस थ्योरम के तहत अपने इस पोर्शन को क्या कहेंगे? फाई ऑफ 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.61। ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इन्वर्स 0.61। टेबल नंबर 10 में जाके फाई इन्वर्स 0.61 की वैल्यू देख लें। जल्दी से देखें और बताएं क्या वैल्यू है। 0.2793 यही है। देखें, गौर करें, पेज नंबर 295 टेबल नंबर 10 इन्वर्स का टेबल है और इन्वर्स फाई इन्वर्स और ब्रैकेट में p लिखा हुआ है। तो p के पहले कॉलम में चलेंगे तो पहले पेज पे आपको नहीं मिलेगी, दूसरे पेज पे ये वैल्यू मिलेगी 0.61। 0.61 को जब देखा तो जवाब आ गया 0.2793। 0.2793 यहाँ पे लिखेंगे 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब क्या होगा जनाब? यहाँ पे 60 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.2793, साथ सिग्मा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये माइनस हो रहा है म्यू, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 60 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.2793 और सिग्मा। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 के लिए आप इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको स्टैंडर्डाइज्ड बना लें। प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.14। ये z के बराबर हो गया। z इज इक्वल टू z इज ग्रेटर देन 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.14। जब प्रोबेबिलिटी में z आ जाए यानी स्टैंडर्ड वेरिएबल, तो हम थ्योरम को फॉलो करेंगे। थ्योरम हमें कहता है कि z इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। अब 1 माइनस फाई ऑफ a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम लिखेंगे नहीं, 1 माइनस फाई ऑफ a, 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.14। अब ये 0.14 इस तरफ आ जाएगा, 1 माइनस 0.14 इज इक्वल टू इन्वर्स नहीं, फाई इंटू 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 1 माइनस 0.14 इज इक्वल टू 0.86। 0.86 यहाँ पे फाई 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फाई इंटू 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.86। ज़रा हमारे पास जगह थी तो हमने इंटरचेंज कर लिया कि इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इन्वर्स इंटू 0.86। जब भी इन्वर्स आएगा तो हम कहाँ जाते हैं? टेबल 10 पेज नंबर 298। ज़रा पहुँचे और देखें 0.86। मेरा ख्याल है 295, 296 और 297 पेज पर होगा ये 0.86। 0.86 को जब आप टेबल में वैल्यू देखेंगे तो 1.0803।
1.0803 और इधर क्या लिखेंगे 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये सिग्मा दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ क्या बचेगा 80 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.0803 सिग्मा। अब हम यहाँ लिखेंगे 80 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.0803 सिग्मा। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करने से आपको म्यू और सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे को ये सवाल समझ आ जाए, शुरू में कोई 2 सवाल कोई 4 पार्ट समझ आ जाए, तो उसके लिए कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारे पास इक्वेशन 1 है और वो है 60 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.2793 इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 80 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.0803, इसके साथ भी सिग्मा था और इसके साथ भी सिग्मा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा 80 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.0803 सिग्मा, और यहाँ पे लिखेंगे 60 इज इक्वल टू म्यू, एक तो माइनस में था या दोनों हाँ यहाँ पे दोनों वैल्यूज माइनस में थी, क्योंकि ये देखें ये z है ना, ये 0 से आगे दोनों वैल्यूज माइनस में हैं और सॉरी प्लस में, तो हम लिखेंगे 0.0793 सिग्मा। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, म्यू म्यू से कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे 80 माइनस 60 कितना हुआ, इट इज 20 इज इक्वल टू, अब इस रकम में से इसे माइनस कर दें 1.0803 माइनस 0.2793, कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 0.8010 सिग्मा। जब सिग्मा इस तरफ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। हम लिखेंगे 20 ओवर 0.8010 इज इक्वल टू सिग्मा। लिहाजा सिग्मा का आंसर आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद 24.97 इट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 25। बट हम देखें तो इस क्वेश्चन के आंसर में 24.97 ही दिया हुआ है, इसलिए हम इसे अप्रॉक्सीमेट नहीं कहते। नंबर 2, सिग्मा की वैल्यू कहाँ पुट करें, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 24.97 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है 60 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.2793 और सिग्मा की जगह पे 24.97 पुट कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे 60 इज इक्वल टू म्यू प्लस, इन दोनों को कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास 6.974121 और 7 सिग्मा तो वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये वैल्यू जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये इधर से इस साइड पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगी। 60 माइनस 6.974121 इज इक्वल टू म्यू। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। माइनस करने से आपके पास आंसर आएगा 53.02। और अगर आप बुक में देखें
तो वहाँ पे भी आपको 53.03 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके आगे जो वैल्यू है वो 5 है, जब उसे राउंड करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट तक कर लिया है। अब मसला ये है कि ऑनलाइन लेक्चर्स तो आप ले रहे हैं, अगर ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को समझने के बावजूद आप अपने नोट्स नहीं बना रहे, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जो नोट्स बच्चे बना रहे हैं वो एक एक सवाल, क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड पे आपके लिए सॉल्व करता हूँ, और यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करने से पहले मैं इनकी कैलकुलेशन और इसका पूरा प्रोसीजर तरीके से मेथड से सॉल्व करने के बाद आपके पास आते हैं। और अगर आपने अपने नोट्स ना बनाए तो फिर मामलात बड़े ख़राब होंगे। लिहाजा आप अपने नोट्स बनाएं, वो आपका सरमाया बनेंगे और वो सरमाया आपको कामयाबी तक ले जाएंगे। इस दुआ के साथ हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप सदा सलामत रहें, और आपको अल्लाह ताला आपके वालिदैन की, आपके उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे, ख़ात्मा बिल ईमान हो। जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए। आमीन।